गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ा था। केंद्रीय प्रशासन का सर्वेसर्वा सुल्तान होता था और उसके केंद्रीय विभागों के जो प्रमुख पदाधिकारी होते थे वो उसके सहयोगी के रूप में कार्य करते थे, लेकिन शासन का सर्वोच्च सुल्तान होता था। इसी कड़ी में आज हम सल्तनत कालीन प्रांतीय प्रशासन का अध्ययन करेंगे। शासन की सुविधा की दृष्टि से सुल्तान अपने साम्राज्य को कई इकाइयों में बांटता था और उन इकाइयों को इक्ता कहा जाता था। यानी सल्तनत काल में प्रांतों के समान जो इकाई होती थी उन्हें इक्ता कहा जाता था। इक्ता के प्रधान को मुख्ता, वली, नाजिब, नायब या इक्तादार आदि नामों से जाना जाता था। मुख्ता या वली को सैनिक कार्यों के अतिरिक्त सैनिक कार्य यानी प्रांत में शांति व्यवस्था स्थापित करने के अतिरिक्त कर संग्रह तथा न्यायिक कार्य भी करने पड़ते थे और इन्हें अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी। यानी जिन इक्तों को ज़्यादा स्वायत्तता थी वो मुख्ता के अधीन होते थे। इक्तेदार को आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सेवा व सहायता भी देनी पड़ती थी। यानी युद्धों के अवसर पर सैनिकों को सहायता भी सुल्तान को करनी होती थी, सैनिक भेजने पड़ते थे अभियान के समय। यहाँ ये बात ध्यान में याद रखनी अति आवश्यक है कि भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी ने की थी और इल्तुतमिश ने उसे ठोस रूप प्रदान किया। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में इक्ता व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी, तो क्या लिखोगे इसमें? मोहम्मद गोरी। इल्तुतमिश ने इक्तादारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण भी करता था। अब इक्ते की परिभाषा हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि इक्ता वास्तव में स्थानांतरणीय भू राजस्व अधिन्यास था। अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि के विस्तार के लिए वंशानुगत जागीरों व इक्ताओं का अधिग्रहण कर उन्हें खालसा भूमि में मिलाने की कोशिश की। यानी उसने अधिकाधिक भूमि है वो सुल्तान के अधीन करने की कोशिश। सुल्तान के अधीन जो भूमि होती थी उसे खालसा भूमि कहा जाता था। बलबन ने भी क्या किया, जिन इक्ताओं से कोई राजस्व नहीं मिल रहा था उन्हें खालसा भूमि में मिला दिया। 1279 ईस्वी में बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की सर्वप्रथम नियुक्ति की। इक्तेदारों के साथ साथ एक अधिकारी की नियुक्ति की, उसका नाम था ख्वाजा, ताकि इक्ताओं की आय व्यय का सही हिसाब रख सके और वह इक्तादारों के भ्रष्टाचार को रोक सके। इस प्रकार बलबन ने प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की। इसके बाद में 13वीं सदी के अंत तक इक्ता यानी प्रांतों को जिलों में बांट दिया और जिलों को सल्तनत काल में सिख कहा जाता था। सिख की स्थापना सबसे पहले बलबन ने 1279 ईस्वी में की। सिख का प्रशासक सिकदार कहा जाता था। वह एक सैनिक अधिकारी होता था। लोधी काल में इक्ता का स्थानांतरण अपवाद स्वरूप ही होता था। फिर ये जो प्रांतों को सिखों में बांटा गया। अब इकाई समझिए, पहले इक्ता होते थे, इक्तों को सिखों में बांटा गया। जिलों के समान जो इकाई थी, सिखों को परगनों में बांटा गया और प्रत्येक परगने में आमिल एवं मुंसिफ और खजांची और कलरक होते थे।
आमिल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था यानी सैनिक अधिकारी होता था। और मुंशिफ या मुशरिफ राजस्व विभाग का प्रधान था, जो लगान को निश्चित करने वाला एक अधिकारी था। परगना शासन की महत्वपूर्ण इकाई था, क्योंकि वहाँ पर राज्य का प्रत्येक संपर्क किसानों से होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, और गांव के अधिकारी को चौधरी, खुत, मुकदम आदि वंशानुगत होते थे। ये शासन को लगान वसूल करने में मदद करते थे। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने उनके विशेषाधिकार छीन लिए थे। और उस समय खालसा भूमि होती थी, उसका राजस्व आमिल नामक अधिकारी सीधे केंद्रीय खजाने में जमा करवाता था। इस प्रकार हालांकि सल्तनत काल में पंचायतें भी होती थी गांव में, जो कि शिक्षा, स्वच्छता आदि कार्य करती थी, लेकिन उन्हें ज़्यादा स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी। अब एकता की शुरुआत कैसे हुई? यानी सुल्तान द्वारा अपने सैनिक अधिकारियों को वेतन देने के लिए जो भूक्षेत्र प्रदान किया जाता था, वह एकता कहलाता था। तो इस प्रकार ये जो सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आपको PDF नोट्स भी पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।